हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास 45 लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। हमारे पास है 66 से लेकर 69 तक। ये बात करता है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, एक इंसान का किरदार कब रेलिवेंट माना जाएगा। कानूनी शहादत के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर कब किसी शख्स का किरदार कंडक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। हमारे पास ये आर्टिकल डील करता है 66 से लेकर 69 तक। ठीक है डियर। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये डील करता है हमारे पास सेक्शन 52 से लेकर 55 तक। आइए हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं। आपको जहन में होना चाहिए कि हम सिर्फ रीडिंग पढ़ रहे हैं। इन सिविल केसेस, आर्टिकल 66, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। सिविल केसेस के अंदर मतलब फैमिली केस हो, हमारे पास कोई भी सिविल केस हो, ठीक है, उसके अंदर किसी शख्स का जो कंडक्ट जो इम्प्यूट किया गया है ना, किसी शख्स के कंडक्ट पर इल्ज़ाम जो लगाया गया है ना, वो इररिलेवेंट माना जाएगा, मतलब नॉट रेलिवेंट माना जाएगा। In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render provable or improvable any conduct imputed to him is irrelevant। अब किसी भी केस के अंदर किसी कंसर्न्ड शख्स, जो मुतल्लका शख्स है, उसका जो कंडक्ट है, मतलब जो उनका किरदार है, उनका कैरेक्टर है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जैसा कि वो प्रूवेबल है, मतलब जिन पर एतमाद किया जा सकता है, या फिर इम्प्रूवेबल है, जिनको साबित किया जा सके, ठीक है, काबिल साबित हो, या फिर इम्प्रूवेबल हो, या फिर जिनको साबित ना किया जा सके, ठीक है, वो जो है ना कंडक्ट क्या है, इररिलेवेंट है। अब दो टाइप्स के कंडक्ट हो गए, क्या हो गए, एक कंडक्ट हो गया प्रूवेबल और एक कंडक्ट हो गया हमारे पास इम्प्रूवेबल। मतलब किसी पर इल्ज़ाम है कि इसका कंडक्ट ऐसा है, मतलब वो साबित तो हो सकता है, फिर भी वो इररिलेवेंट है। किसी शख्स पर इल्ज़ाम है कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका कंडक्ट ऐसा है, ठीक है, वो साबित ही नहीं हो सकता, मगर फिर भी वो इररिलेवेंट माना जाएगा। मतलब प्रूवेबल हो या फिर इम्प्रूवेबल हो, इररिलेवेंट माना जाएगा। सिविल केसेस के अंदर किसी भी शख्स का कैरेक्टर जो है वो इररिलेवेंट माना जाएगा, मतलब नॉट रेलिवेंट नहीं रहेगा। सिविल केसेस के अंदर हमेशा याद रखें, सिविल केसेस के अंदर कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स पर फैसला सुनाती है, कोर्ट जो है एविडेंस पर फैसला देती है, किसी के कैरेक्टर पर फैसला नहीं दे सकती। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट। उनके अलावा, इस बात के अलावा कि जो कैरेक्टर है ना, वो उस हकीकत से ज़ाहिर हो रहे हों, जो हकीकत जो सामने की गई है ना, वो कैरेक्टर तो हम नहीं दिखा रहे। फॉर एग्जांपल, ए ने बी पर केस फाइल किया है, ठीक है, ए ने बी पर कोई केस फाइल किया, सिविल केस चल रहा है दोनों के दरमियान। जो ए जो हकीकतें जो दिखा रहा है बी के अगेंस्ट में, जो भी हकीकतें ए जो दिखा रहा है, उन हकीकतों से ये अपीयर्स हो जाए कि जो इनका किरदार जो है ना, उनसे वो किरदार एक कोर्ट जो इस्टेब्लिश कर दे, फिर वो रेलिवेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इस पर एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। आइए 67 क्या बात करता है, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। अब जो क्रिमिनल केसेस के अंदर, क्रिमिनल जो केसेस हैं हमारे पास, फौजदारी जो केस हैं, उसके अंदर एक शख्स का पहले वाला किरदार जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। क्रिमिनल केसेस के अंदर हकीकत ये है कि एक शख्स का अच्छा किरदार है, ठीक है, एक शख्स अच्छे किरदार का मालिक है, वो रेलिवेंट माना जाएगा, वो मुतल्लका रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। ये कब हमारे पास है 67 के अंदर कब जो है वो अपना गुड कैरेक्टर दिखाएगा। गुड कैरेक्टर हमेशा एक जो कंप्लेनेंट या साइड होती है ना, वो कहलाती है प्रोसिक्यूशन साइड, ठीक है, और अक्यूज की साइड क्या होती है, अक्यूज की साइड होती है डिफेंस साइड। जब डिफेंस साइड की जो एविडेंस चलेगी उस टाइम, एट द टाइम ऑफ डिफेंस एविडेंस अक्यूज्ड may show their
गुड कैरेक्टर। आ रही बात समझिए, प्रीवियस गुड कैरेक्टर, हिज और हर गुड कैरेक्टर, मतलब अपना अच्छा किरदार साबित कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 68 पर। आर्टिकल 68 बात करता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, कि प्रीवियस एक शख्स का, फॉर एग्जांपल कोई बी पर कोई केस है, ठीक है, बी पर कोई केस है, ठीक है, कोर्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस इसका पहले वाला जो है बैड कैरेक्टर जो है ना, इसका बद किरदार जो है ना वो दिखाने की कोशिश करे तो फिर वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। मतलब वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इररेलेवेंट माना जाएगा, मतलब कोर्ट जो है उसको एडमिसिबल नहीं मानेगी। अरे बस इनएडमिसिबल मानेगी। एक्सेप्ट इन रिप्लाई, जब तक वो जवाब में अपना ना दे। एक्सेप्ट इन रिप्लाई मतलब एक्सेप्ट इन रिप्लाई अक्यूज्ड में शो देयर गुड कैरेक्टर, जब तक रिप्लाई में अक्यूज जो है अपना गुड कैरेक्टर ना दिखाए। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर हकीकत हमारे पास द इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट, एक क्रिमिनल केस के अंदर हकीकत ये है कि अक्यूज जो है वो बैड कैरेक्टर का है, अक्यूज जो है वो बैड कैरेक्टर है, तो फिर वो इनएडमिसिबल बात मानी जाएगी, वो इररेलेवेंट बात मानी जाएगी। अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर, जब तक वो अपनी गुड कैरेक्टर की एविडेंस ना दे तब तक वो जो है बैड कैरेक्टर की एविडेंस नहीं पेश करा सकते, बैड कैरेक्टर की एविडेंस एडमिसिबल नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में। इन विच केसेस इट बिकम रेलिवेंट, जब वो अपने गुड कैरेक्टर को शो करे, और गुड कैरेक्टर को शो करने का इनको राइट है क्रिमिनल केस के अंदर। हमने आर्टिकल 67 के अंदर पढ़ा था। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 67 के अंदर पढ़ा था कि एक क्रिमिनल को अपना गुड कैरेक्टर साबित करने का राइट है, ठीक है, और वो रेलिवेंट है। जब आर्टिकल 68 के तहत वो अपना गुड कैरेक्टर शो करेगा तो फिर एक्सेप्ट उसके जवाब में, उनके रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन उसका बैड कैरेक्टर भी शो कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। कैसे? जब अक्यूज्ड अपने गुड कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश करे तो फिर प्रोसिक्यूशन का मतलब जो कंप्लेनेंट है उनका हक बनता है कि वो उस अक्यूज्ड के बैड कैरेक्टर को साबित करे या दिखाए। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इसके दो एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। अब ये आर्टिकल 68 जो है ना वो उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जिसके अंदर ये जो बैड कैरेक्टर जो है वो खुद जो है इट सेल्फ फैक्ट इन इशू हो, मतलब बैड कैरेक्टर खुद जो है वो फसाद की जड़ है, ठीक है। ये आप आर्टिकल देख लेना और सेक्शन देख लेना, हमारे पास सीआरपीसी का 110, ठीक है, सब सेक्शन एफ, ये सीआरपीसी का देख लेना इसके अंदर। और एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है हमारे पास है प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। एक शख्स क्या जो पहले वाली जो सज़ा याफ्ता है, पहले से ही वो उनको सज़ा मिल चुकी है, पहले से ही वो कन्विक्टेड पर्सन है, तो फिर वो जो पहले वाली कन्विक्शन जो है ना वो एज अ बैड कैरेक्टर रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप कौन सा हमारे पास आर्टिकल देखेंगे? इसके लिए आप आर्टिकल देख लेना, हमारे पास सेक्शन देख लेना पीपीसी का 75 पीपीसी, ठीक है, 110 सीआरपीसी, एफ सीआरपीसी और 75 पीपीसी, ठीक है। ये दोनों आप अच्छी तरह पढ़ लेना। और उसके बाद चले जाते हैं हम आर्टिकल 69 पर। आर्टिकल 69 बात करता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, के जो एक शख्स का जो कैरेक्टर है ना, ठीक है, आ रही बात समझे। प्रोसिक्यूशन का जो हमारे पास अगर प्रोसिक्यूशन अपना कैरेक्टर दिखाए, ठीक है, तो फिर वो रेलिवेंट माना जाएगा। और अगर जो हमारे पास डिफेंस साइड है ना उसका कैरेक्टर इररेलेवेंट माना जाएगा। आइए कैसे देख लेते हैं। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, ठीक है, कैरेक्टर क्या है
वो डैमेजेस मतलब हर्जाना जो रकम हो जो होगी, जो कोर्ट से अगर किसी किस्म की कोई डैमेजेस अगर किसी को मिल रही है तो उस डैमेजेस पर ये कैरेक्टर जो है वो असरअंदाज होगा। असरअंदाज कैसे होगा आइए देख लेते हैं। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है, अब सिविल केसेस के अंदर ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि एक शख्स का कैरेक्टर जो एक शख्स का जो किरदार जो है वो जो हर्जाने की रकम पर असरअंदाज होगी। विच ही आर टू रिसीव, जो इसको वसूल जो वो वसूल करेगा, जो उसको वसूल करनी है, विच ही आर टू रिसीव, जो उसको वसूल करनी है, इज़ रेलिवेंट, वो बात रेलिवेंट माना जाएगी। मतलब सिविल केस में जो शख्स नुकसान या हर्जाने की रकम पर असरअंदाज होगी जो वो वसूल करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, जी मैंने आपको बता दिया कि प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर है ना, प्लेंटिफ का कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा इस केस के अंदर। प्रीवियस हमारे पास बैड कैरेक्टर रेलिवेंट माना जाएगा, और डिफेंस की यहाँ तो बात ही नहीं है, डिफेंडेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री होती है हमेशा। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ए है, ठीक है, बी पर केस फाइल करता है डिफामेशन का, किस चीज़ का? डिफामेशन का। और अगर अब अलो होगी तो किसके हक में होगी? ए के हक में होगी। डिसमिस होगी तो डिसमिस मानी जाएगी, ना ए के ना बी के हक में। ठीक है, हमारे पास ना बी को फ़ायदा हुआ ना ए को फ़ायदा हुआ, बी को ये फ़ायदा हुआ कि डिसमिस हो गई बस। ठीक है, बी अब जो है बी खुद जो है दूसरा केस इस पे कर सकता है, मगर जब ये जो केस है फॉर एग्जांपल ये केस नंबर 10 है, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर सिर्फ ए का केस मतलब प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट माना जाएगा, सिर्फ प्लेंटिफ का रेलिवेंट। ठीक है, आइए बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, बी पर डिफामेशन का केस फाइल करता है, ठीक है, और डिफामेशन अलो हो जाती है ए के हक में। कितनी होती है? 10 लाख रुपए। कितनी होती है? 10 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख रुपए डिग्री अलो हो गई। ठीक है, और अब हकीकत ये है कि ए ने केस फाइल किया बी पर डिफामेशन का, वेयर ए इज अ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, ए क्या है? ए जो है एक प्रोस्टिट्यूशन लड़की है। ठीक है, ए का काम है ये प्रोस्टिट्यूशन, ए का धंधा है। ठीक है, हेयर ए कैरेक्टर में बी रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 69। अब जो ए का जो प्रीवियस जो कैरेक्टर है ना वो रेलिवेंट माना जाएगा, प्रीवियस कैरेक्टर रेलिवेंट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 69 इन ऑर्डर टू अफेक्ट अमाउंट ऑफ डैमेजेस। मतलब ये जो डिग्री, ये जो ए ने जो डिग्री हासिल की है ना 10 लाख की, इस पर असरअंदाज होगा। किसका कैरेक्टर? ए का किरदार। ए का किरदार इस पर क्या होगा? असरअंदाज होगा। जहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। एक ए है, बी पर डिफामेशन का केस फाइल करता है। किसका? डिफामेशन का। ठीक है, मतलब इसने बी ने मुझे बदनाम किया है, मुझे हर्जाना दिया जाए, मतलब मेरा नुकसान भरा जाए, मेरी जो बदनामी हुई है उस बदनामी का मुझे जो है मेरी बदनामी की भरपाई की जाए। ठीक है, अब बी ये साबित कर देता है कि ए जो है वो प्रोस्टिट्यूशन है, मतलब ए जो है एक हमारे पास हैबिचुअल प्रोस्टिट्यूशन है। तो फिर ये जो ए का जो कैरेक्टर है ना बैड कैरेक्टर, वो रेलिवेंट माना जाएगा इसकी अमाउंट ऑफ डैमेजेस का। किस पर? अमाउंट ऑफ डैमेजेस के लिए, मतलब असरअंदाज होगा। ठीक है, इसको ए को ऐसा डैमेजेस नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी सिंपल। ठीक है, अब चले जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पढ़ना था हमें। एक्सप्लेनेशन इसके अंदर जो है ना, एक्सप्लेनेशन ये सबसे पहले पढ़ने थे। आर्टिकल 66 से लेकर 69 तक जो पढ़ा, इन सबसे पहले हमें ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना था, मगर हम बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में दिया गया है। ये आर्टिकल 66, 67, 69 and 68 and 69. The word character includes both reputation and disposition, but except as provided in article 68. ठीक है, यहाँ पर 68 आप मिटा दें। ठीक है, यहाँ पर 68 नहीं है।
ठीक है। ये जो वर्ड कैरेक्टर जो दिया गया है ना 66 से 67 69 के अंदर, ठीक है, ये कैरेक्टर जो है ना वो इसके साथ ये दो वर्ड भी शामिल होंगे, एक रिपुटेशन और डिस्पोजिशन। अब रिपुटेशन क्या होती है? एक शख्स का शान, शोहरत, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा। और डिस्पोजिशन मीन्स एक शख्स का किरदार, नेचर, कैरेक्टर, फितरत, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, डिस्पोजिशन के अंदर। बट एक्सेप्ट ए प्रोवाइडेड एन आर्टिकल 68, मगर 68 आर्टिकल को छोड़कर, ठीक है, 68 जो आर्टिकल है इसको छोड़कर एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रिपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन। सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी शख्स का आम जनरल रिपुटेशन, उसका जनरल उस पर तोहमत लगा सकते हैं, उन पर जनरल आपका कैरेक्टर जो है अच्छे किरदार या फिर बुरे किरदार का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में? एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय व्हिच रिपुटेशन एंड डिस्पोजिशन वर शोन। पर आप कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं दिखा सकते, कोई पर्टिकुलर कोई एक शख्स का कोई पर्टिकुलर एक काम आप दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते कि इसका किरदार ही ऐसा है। फॉर एग्जांपल कैसे कि ए ने, आप आपको कोर्ट के अंदर आके दिखा देते हैं कि ए ने चोरी की, मतलब ए ने चोरी की मतलब एक चोरी की, ठीक है, ए ने एक चोरी की, तो इससे ये साबित थोड़ी हो जाएगा कि ए जो है वो चोर है, ए जो है वो चोर है, ठीक है। आपने ये साबित करना है कोर्ट के अंदर कि ए जो है वो चोर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो फिर ये हो गया जनरल रिपुटेशन, ठीक है। आप जनरल रिपुटेशन की बात कर सकते हैं कैसे कि एक्स ने कोई चोरी की है, ठीक है, हरी बस में एक्स ने कोई चोरी की है, मतलब वो कोई काम किया है, किसी एक काम की वजह से किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम थोड़ी लगा लेंगे। हम जनरल बात करें मतलब कि ये चोरियां करता रहता है, मतलब ये चोर है, ठीक है, ये हो गया जनरल रिपुटेशन। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।